नमस्कार, नवभारत सुपर 6 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नवभारत सुपर 6 में आज बात होगी मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी सेना ईरान के अहम शहरों को निशाना बना रही है। बदले में खामनेई की फोर्स भी इन हमलों का हर माकूल जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है, जिसके बाद जून का वो नाजुक समझौता जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे हड़बड़ी में जल्दबाजी सहमति बन गई थी, उसकी पूरी तरह से मानो धज्जियां उड़ चुकी है। दरअसल बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका जिक्र अमेरिका पहले भी कर रहा था। इस दौरान करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने मोर्चा संभाला और दावा यह किया जा रहा है उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और रडार साइट को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट को तबाह कर दिया गया है। हालांकि इन हमलों की अमेरिका, कुवैत या बहरीन ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अब अपने पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद मोस्तबा खामनेई बदले की आग में जल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद पहला बयान जारी किया है। ये कहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। यानी कि इस बयान के जरिए मोस्तबा ने अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जितनी आसानी से ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इतना आसान नहीं होने वाला। तो चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं के इर्द गिर्द आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर जंग की जो आफत है वो मंडराने लगी है। पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये तस्वीरें क्यों बेहद अहम हो जाती हैं वो आपको समझाते हैं। दरअसल ये तस्वीर तस्दीक करती हैं कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने लगा है। सबसे पहले इस तस्वीर को जरा देखिए। ईरान पर बीती रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक से जुड़ी ये तस्वीर बताई जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि रात भर चले हमलों में अमेरिकी सेना ने IRGC के 140 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त बमबारी की, जिसमें 14 मिसाइल लॉन्चर, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 रडार और 35 स्पीड बोट, 2 मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी और हाई वैल्यू मोबाइल लॉन्चर तबाह हो गए। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वो दूसरी तस्वीर, इसको देखिए। ये तस्वीर बताई जा रही है बहरीन की है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान हमले के बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है। जानकारी ये मिल रही है जिसके मुताबिक ईरान के इन हमलों के बाद बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों से धुआं उठता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख पाएंगे बेस के ऊपर धुएं का गुबार आपको नजर आ जाएगा। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा तीसरी तस्वीर को देखिए। ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव इलाके पर हमले किए, पूरे सेंट्रल इजराइल में दहशत फैला दी थी। वहीं ये तीनों तस्वीर जो सामने आई हैं, अगर हम बात करें अमेरिका की तरफ से, बहरीन की तरफ से, कुवैत की तरफ से, अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है कि वजह क्या रही, कितना नुकसान हुआ, क्या वाकई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने की जंग में उतर आए हैं। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर बारूद बरसा रही है। पहले 2 दिन हुए हमलों में ईरान में 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 115 लोग घायल बताए गए। अब एक बार फिर से बीती रात अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान के कई बड़े शहर बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। इन हमलों के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हॉर्मूज को बताया जा रहा है। क्यों? चलिए अब आपको वो समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर ईरानी हमले के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तल्खियां जो है वो बढ़ने लगी थी। लेकिन इस बीच अमेरिका का आरोप ये है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज में आग लग गई, इंजन को नुकसान पहुंचा, चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया, जबकि ईरान का कहना यह है कि जहाज तय रूट छोड़कर जा रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई और इसी के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जहाजों पर लगातार हमलों के बाद अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था और फिर से साइप्रस के जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तीसरे दौर की एयर स्ट्राइक शुरू कर दी।
अमेरिकी सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें जो है बुशहर, असलयोह, जास्क, चाबहार और कई दूसरे सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बदले में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरान का दावा यह है, ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों यानी अमेरिकी बेस पर निशाना बनाते हुए स्ट्राइक्स किए हैं। ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिसके बाद कतर और बहरीन में मिसाइल अलर्ट जारी हुआ है, जबकि यूएई ने भी ड्रोन और मिसाइल खतरे की चेतावनी दी है। बावजूद इसके ईरान का दावा यह है कि उसने इन हमलों के दौरान कई अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया है। दरअसल पूरा बवाल अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आकर अटक गया है। यही वो जगह है, यही हॉर्मूज स्ट्रेट जिसको लेकर बार बार बवाल हो रहा है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बिना रोक टोक खुला रहे। दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल रहेगा और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोका जाएगा। और कंटेनर्स पर बार बार ईरान के हमले इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, ऐसे आपको जो तय रूट है उसी से जाना होगा, वरना फिर हम अटैक करेंगे। किसी भी हालत में हॉर्मूज स्ट्रेट से ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तक कि ईरान पहले भी ये कह चुका है कि हॉर्मूज उनके लिए परमाणु हथियार से भी बढ़कर है। सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में आगे होने क्या वाला है। तनाव के बीच ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ईरानी विदेश मंत्री भी ओमान पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं हो जाती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान ये साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं, यानी हॉर्मूज पर जो उसका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेगा और अमेरिका की गीदड़ भपकी या धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी सूरत में ये साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट का बवंडर इतनी जल्दी तो शांत नहीं होने वाला है। वहीं ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने यह कहा है कि अब एक तरफा समझौतों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। दरअसल गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, हमने पहले ही कहा था, वादा निभाओ नहीं तो कीमत चुकाओ। और इसी पोस्ट में गालिबाफ ने आगे ये लिखा है कि अब हकीकत सामने है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मानने पड़ेंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं माने तो फिर ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है। और चलिए नवभारत सुपर 6 में अब वक्त है अगली स्पेशल स्टोरी का। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हालात इस वक्त रावलपिंडी के आर्मी कमांड सेंटर के भी, जहां से पीओजे की आवाम को बेवक्त मौत बांटने वाला मुनीर अपनी हैवान फोर्स को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है और निहत्ती आवाम के बीच कत्लेआम मचा रहा है। पीओजेके में हालात अब गृह युद्ध से कम नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अब तक सताई गई पीओजेके की आवाम ने मुनीर ब्रिगेड और मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई के लिए 15 जुलाई की तारीख भी मुकर्रर कर ली है। इस डेडलाइन के बाद चालबाज मुनीर निहत्थे लोगों के खिलाफ हैवानियत का जहर उगलने के लिए हर हथकंडा अपनाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल मुनीर अब अपनी बुनियादी जरूरतों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी आवाम को बारूद से जवाब दे रहा है। दरअसल जून 2026 में रावलकोट में एक अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग हुई और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने की, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 11 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे। फिर 8 से 16 जून के बीच मुनीर के हैवान गैंग ने 32 से ज्यादा आम नागरिकों की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही आवाम का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। अब विद्रोह का रूप वो अख्तियार कर चुका है। 15 जुलाई को होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन और लॉन्ग मार्च से पहले पीओजेके की स्थानीय कठपुतली सरकार के भी हाथ पांव अब फूलने लगे हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन और विद्रोह को दबाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान की सरकार से हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तत्काल तैनाती की मांग की है। आज आपके सामने मुनीर की हर एक साजिश से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें जो आपको साफ कर देंगी कि अब मुनीर के मुल्क में टूट का विद्रोह किस कदर बुलंद हो चुका है। दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो पीओजेके से सामने आ रही हैं।
जरा पहले इस तस्वीर को देखिए और चलिए अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हजारों की संख्या में, हजारों की लाखों की संख्या में लोग कह सकते हैं मैदानों में उतरे हैं। पहले तो तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे निहत्ती आवाम के ऊपर अत्याचार हुआ और उनकी जान ले ली गई, ये संख्या जो है बढ़ने लगी। हजारों से लाखों में ये संख्या हो गई। आज़ादी के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम के बावजूद अपनी मांगों पर ये लोग अड़े हुए हैं। 15 जुलाई से पहले महज ये एक ट्रेलर है। अगर इतनी जनता, इतनी आवाम जो है वो सड़कों पर है, तो 15 जुलाई जिसकी डेडलाइन दी गई है, सोचिए उस वक्त हालात क्या होंगे। 15 तारीख का मंजर क्या होने वाला है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यकीनन लोगों की ये जो सैलाब आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग उस दिन 15 जुलाई के दिन जो है अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। मुनीर की जान दरअसल हलक में आ जाएगी। एक और तीसरी तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर जरा देखिए। महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। नेताओं के चुनावी काफिले को रोकना शुरू कर दिया है। वीडियो में दावा ये किया गया है कि महिला प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता चौधरी यासीन के काफिले को तब रोक दिया जब वो चुनाव प्रचार के लिए वहां जा रहे थे, जिसके बाद उनके काफिले को प्रचार स्थल तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा। पीओजेके की आवाम अब सीधे तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आईना दिखाती नजर आ रही है। साफ तौर पर कह रही है कि अब हमें कोई कश्मीर के नाम का चूरन नहीं बेच सकता, और पीओजेके के नेता पाकिस्तान के हुक्मरान को साफ तौर पर नकार रहे हैं। और चलिए खबर मध्य प्रदेश से आपको बताएं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया उपचुनाव से टिकट कटने के बाद सियासत गर्माती नजर आ रही है। आज वो दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। मीटिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा, मैंने समर्थकों को समझाया है, वो मान भी गए हैं। पार्टी फोरम पर बात रखने का अपना तरीका होता है। मुझे न कोई भरोसा दिया गया, न मैंने मांगा। पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। मैं आशुतोष तिवारी के नामांकन में रहूंगा, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। मैं न कभी नाराज था, न हूं और न ही कभी रहूंगा। मुझे टिकट नहीं मिला, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट सभी लोग मांगते हैं, सबको मिल भी नहीं सकता है। एक को ही मिलता है टिकट और सब मिलकर उसका काम करते हैं। पार्टी ने बहुत दिया, 6 बार विधायक बनाया, 15 साल मंत्री रखा, 30 साल विधायक रखा, और कितना देगी पार्टी? पर्याप्त है, संतुष्ट है। लेकिन आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत नाराज हैं। 200 लोगों पर FIR सभी कार्यकर्ता को मना लिया गया है, बातचीत हो गई है। किसी का कोई इस्तीफा अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया है। सब संतुष्ट हैं, सब काम पे लगे। FIR उन पर दर्ज हो गई है, जो उसका भी रास्ता निकलेगा, उसका भी निकलेगा। सबके रास्ते निकलते हैं। तो आप आशुतोष तिवारी का स्वागत करते हैं, उनके स्वागत भी करते हैं और नामांकन में भी जाएंगे। पार्टी से कोई डिमांड आपकी कि आपको भी कुछ FIR दर्ज हुए उनको वापस लिए जाएंगे? अभी ऐसी बात नहीं हुई, पर कल बात जरूर करूंगा। पार्टी से कोई डिमांड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मरते दम तक पार्टी में ही रहेंगे। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी चैनल द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पंढरपुर वारी एंड द फुटस्टेप्स ऑफ द सेंटेंस का प्रीमियर शो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आइनॉक्स सिनेमा में आयोजित किया गया। इस प्रीमियर शो में विधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम शिंदे, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक निरंजन डावखारे, सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के प्रधान सचिव और महानिदेशक ब्रजेश सिंह, निदेशक डॉक्टर किशोर गुंगरडे, गोविंद अखौरी, उप निदेशक वर्षा अंधाले समेत कई लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्राचं वैभव असलेली वारी ही खऱ्या अर्थानं या देशातली भक्ती मार्गातली सर्वात प्राचीन परंपरा आहे, ज्या परंपरेनं सर्व लोकांना एक मोठी ऊर्जा दिलेली आहे। जात, भाषा, धर्म, रंग, श्रीमंत, गरीब कुठलाही भेद न करता सर्वांना विठुरायाच्या रंगी रंगवणारी माऊलीची ही वारी एक अत्यंत महत्त्वाची परंपरा आहे आणि ही परंपरा जगासमोर आली पाहिजे याकरता
वॉर्नर ब्रदर डिस्कवरी चॅनलच्या माध्यमातून एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारची डॉक्युमेंटरी वारीवर तयार करण्यात आलेली आहे। ती आज आम्ही रिलीज केलेली आहे। वेगवेगळ्या भाषांमध्ये ही डॉक्युमेंटरी असणार आहे।